तो क्लास 12 के चैप्टर नंबर 13 शिक्षा यानी हिंदी का कहानी यहाँ पे है। तो हिंदी की कहानी शिक्षा टॉपिक है। तो शिक्षा टॉपिक हम लोग जानते हैं इस कहानी के पूरे डिटेल से ऑब्जेक्टिव के साथ। तो इस कहानी बहुत अच्छे एक कहानी संभाषण के रूप में लिखा गया है। तो इसका आते हैं पॉइंट। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव यानी शिक्षा का राइटर कौन है, तो इसका राइटर पूछेंगे तब बताना बाबू, ऐसे नहीं। तो सबसे पहले बताना इसका लेखक कौन होता है। तो इसका लेखक कौन होता है, तो इसका लेखक जे कृष्ण मूर्ति होता है। अगला पॉइंट कि जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब होता है, तो जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब होगा, तो 12 मई 1895 ईस्वी में। अगला पॉइंट बताना कि जे कृष्ण मूर्ति के मृत्यु कब होता है, तो जे कृष्ण मूर्ति का 17 फरवरी 1986 ईस्वी में। अब बताना इसका जन्म स्थान कहाँ पर है, तो इसका जन्म स्थान मदनपल्ली यानी आंध्र प्रदेश। याद रखना, इतना गांव याद रखना ज़रूरी नहीं है। तो अगला इसका पूरा नाम क्या होता है, तो एक जिद्दू कृष्णमूर्ति होता है। इनके माता पिता के नाम क्या होता है, तो इनके माता के नाम संजीवा एवं नारायण जिद्दू होता है। पिताजी के नारायण जिद्दू होता है। यह सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक किस रूप में लिखा गया है, एक कहानी, तो संभाषी के रूप में। क्या चाहिए, AVVI ऑब्जेक्टिव साबित होगा संभाषण के रूप में लिखा गया। अगला पॉइंट सुनना। अब कहानी पे आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव, इतना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इतना ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रखना। थोड़ा सा और देख लेते हैं। विशेष में बचपन में 10 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माँ का कुछ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। 10 वर्ष की अवस्था में इसकी माँ का मृत्यु हो जाता है। स्कूल में शिक्षक और घर पर पिता के द्वारा बहुत पीटे गए। जे कृष्णमूर्ति का जीवन काल में 10 साल की अवस्था में इनका मृत्यु का माँ का डेथ हो जाता है और स्कूल में शिक्षक के रूप में शिक्षक रहता है और घर पर इनके पिताजी रहते और बहुत पीटा जाता है। अगला पॉइंट है कि बचपन से ही विलक्षण मानसिक अनुभव है और इनका बचपन से ही विलक्षण मानसिक अनुभव है। अगला इनका कृतियाँ द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द ऑनलाइन रेवोल्यूशन और कृष्ण नोट्स, ये सब बुक का विश्लेषण है। अब आते हैं कहानी पे। तो कहानी पे आते हैं तो कहानी में इस पाठ के सारांश के बारे में जानते हैं। इस पाठ के जो सारांश है यानी कहानी पे, तो पाठ प्रस्तुत में जे कृष्णमूर्ति का एक संभाषण है। VVI ऑब्जेक्टिव साबित होगा कि शिक्षा जो है क्या चीज़ है, भाषण है कि संभाषण है कि कहानी है कि निबंध है। तो यहाँ पर संभाषण टिक आउट करना। अगला पॉइंट है कि वह पर्याय लिखते नहीं थे। ये जो मतलब जे कृष्णमूर्ति थे वो लिखते नहीं थे, वे बोलते थे। वो जे कृष्णमूर्ति थे जो लिखते नहीं थे और संभाषण करते थे। संभाषण मैंने सुनाता होगा, ये सब ओरल टेस्ट बोल करके।
तो प्रश्नोत्तर का उत्तर देते थे। कोई पूछा तो लिख करके नहीं, बोल करके जवाब दिया जाता। अगला पॉइंट, इस पाठ में उसने शिक्षा के अर्थ को बताया। इस पाठ में शिक्षा का क्या अर्थ होता है, तो लेखक जी कृष्णमूर्ति ने बतलाते हैं। लेखक कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ कुछ परीक्षा पास कर लेना, यानी उत्तीर्ण के मतलब पास होता है और अनुत्तीर्ण माने फेल। तो जे कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि शिक्षा का अर्थ नहीं कि कुछ परीक्षा के पास किए, वहीं शिक्षा का अर्थ होता है तो उत्तीर्ण कर लिए, या गणित या रसायन शास्त्र अथवा अन्य किसी विषय में प्रवीणता प्राप्त कर लेना नहीं है। तो जे कृष्णमूर्ति का कहना है शिक्षा का अर्थ के बारे में कि जो गणित हो, रसायन शास्त्र, फिजिक्स या कोई भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे जानकार होना, ये शिक्षा का अर्थ को नहीं दर्शाता है। तो अगला पॉइंट, तो बोला जाता है बल्कि जीवन की अच्छी तरह से समझना ही शिक्षा कहलाता है। यानी जीवन में अच्छे तरह से क्या चीज कर रहा है, किसी बात को अच्छी तरह से समझ रहा है, बोल रहा है, तो उसको बोला जाता है शिक्षा का अर्थ। ये नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री कोई सब्जेक्ट में विद्वान हो गए तो शिक्षा का अर्थ हो गया, या एग्ज़ाम पास कर लिए तो शिक्षा का कार्य यह है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रियाओं को समझने में हमारी सहायता करे, न कि कुछ व्यवसाय एवं ऊंची नौकरी के योग्य बनाए। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि परीक्षा पास कर लिए या कोई बड़ा नौकरी ले लिए या कोई व्यवसाय यानी बिजनेस चला रहे। शिक्षा का मतलब ये होता है कि पूरे जीवन काल में उसका अपने जीवन में बेहतरीन ढंग से कुछ करना, यूजेज करना, यह कुछ होता है शिक्षा का अर्थ होता है। यानी लेखक के अनुसार यही कहना है। अगला पॉइंट, लेखक कहते हैं कि बच्चों को हमेशा ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जो स्वतंत्र पूर्ण हो। अधिकांश व्यक्ति जो बड़ा होते जाते हैं, ज्यों ज़्यादा भयभीत होते जाते हैं, और यहाँ पर स्टूडेंटों यानी बच्चों को स्वतंत्र रहने देना चाहिए। उसको स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं करना चाहिए, और जैसे जैसे बड़ा होता है और वैसे वैसे उसको डराते चलता है कि अगला पॉइंट, हम सब जीवन से भयभीत रहते हैं, नौकरी छूटने से, परंपरा से, इस बात से भयभीत रहते हैं कि पड़ोसी, पत्नी, पति क्या कहेंगे। हम मृत्यु से भयभीत रहते हैं। तो शिक्षा का मतलब ये न हुआ कि कोई नौकरी ले लेना या पड़ोसन ताना मार रहा है कि तुम मतलब नौकरी नहीं ले रहा है, या भयभीत करवा रहा है, या मृत्यु से डर रहे कि अगला पॉइंट, हम बचपन से ऐसे वातावरण में रहे जहाँ स्वतंत्र हो, ऐसे कार्य की स्वतंत्रता जहाँ आप जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया को समझ सके, जीवन की ऐश्वर्य की उनकी अनंत गहराई और इसका अद्भुत सौंदर्य की धन्यता को तभी महसूस कर सकते हैं जब आप प्रत्येक वस्तु के खिलाफ विद्रोह करेंगे। ये लेखक के अकॉर्डिंग कहा जाता है हम बचपन में ऐसे वातावरण में रहेंगे जहाँ पर हम लोग के स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, मतलब किसी भी पॉइंट पर बाधा नहीं आना चाहिए, पूरे छूट मिलनी चाहिए जिसे अपनी चॉइस को चूज कर सकता है।
तो हर एक एरिया में जा कर के देखना चाहिए। जिस एरिया में तुमको ज़्यादा अच्छा लगता है उस एरिया में का चीज़ सिलेक्ट होगा। ऐसे परिसर में रहेगा तो कोई भी बच्चा ज़्यादा विकास नहीं करता। विकास का मतलब ये नहीं कि खाली शिक्षा लिए, सबका अलग अलग चॉइस होता है। कोई शिक्षा के एरिया में, कोई बिजनेस के एरिया में, कोई अदर एरिया में। तो जो भी स्टूडेंट का चॉइस रहेगा उस एरिया में जाएगा तो सबसे बेहतरीन काम करेगा। और कोई भी आदमी अच्छा काम वही कर सकता है जिसको उस काम में मन लगता है। तो शिक्षा अगर परिसर के अकॉर्डिंग खाली नौकरी से जुड़ा हुआ रहेगा या किसी अदर पॉइंट से तो उतना अच्छा से यूज नहीं होगा। शिक्षा के मतलब हर एक एरिया में बेहतरीन ढंग से यूज हो। अगला करा संगठित धर्म के खिलाफ, परंपरा के खिलाफ और इस सड़े हुए समाज के खिलाफ, ताकि आप एक मानव की भांति अपने लिए सत्य की खोज कर सके। और बोला जाता है अगर सत्य की खोज करना है तो मानव की भांति या समाज ये सब से पॉजिटिव निगेटिव समझने का प्रयास करो। ये नहीं कि जो बोल रहा है समाज में वो क्या चीज़ है, सही है, या सही गलत के पहचाने नहीं कर रहा तो समाज उतनी अच्छा नहीं कहलाता है। तो अगला पॉइंट, जिंदगी का अर्थ अपने ही सत्य की खोज, और यह तभी संभव है जब स्वतंत्र हो। और जीवन में सत्य का खोज कब कर सकते हो, जब क्या चीज़ तुम स्वतंत्र हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे आजकल क्या चीज़ होता है, नेता कुछ गलत भी कर रहा है तो उसके डर से कोई पब्लिक नहीं बोल पाता है, क्योंकि बोलेगा तो उसको मरा दिया जाएगा या उसको फंसा दिया जाता है, जिससे आराम से चुपचाप रह जाता है। उसको समझने के बावजूद भी कुछ बोल ना पाएगा और बोलेगा था ओकरा बिहानी होके कुछ ही करेगा, उठा करके चलो बाबू बड़े खिलाफ बोलते हो। तो ये सब का चीज़ बोला कि शिक्षा का सत्य की खोज ऐसे नहीं होता। शिक्षा का मतलब कोई नेता है, कोई मतलब आम आदमी की तरह होनी चाहिए। ये न कि कोई आया तो बुजुर्गों कुर्सी पर सूट जाता, तो ये प्रक्रिया होता है। तो शिक्षा का मतलब ये नहीं है। अगला पॉइंट आते हैं, तो अगला कहता है कि स्वतंत्र हो। आज पूरा विश्व अंतहीन है, युद्धों में जकड़ा हुआ है। यह दुनिया वकीलों, सिपाहियों और सैनिकों की दुनिया में है। और बोला जाता है ये जो देश है ये क्या चीज़ पूरे विश्व है, युद्ध में क्या चीज़ जकड़ा हुआ है। और वकील, सिपाही, मार काट, फलाना ढेकाना, अगर लड़ते रह जाओगे तो दूसरा चीज़ के खोज नहीं करेगा। जैसे में इंडिया में कोई भी वैज्ञानिक उतना नहीं मिलेगा, ज़्यादा विदेश के मिलेगा। क्यों? क्योंकि विदेश जिस टाइम में हम लोग जाति पर था, समाज ये सब के बारे में, वो जात बड़ा छोटा के बारे में लड़ रहे थे, उसी टाइम उन लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब पॉइंट का क्या चीज़ कर रहा था, खोज कर रहा था। तो वो बढ़ेगा कि हम लोग बढ़ेंगे। हम लोग तो आपस में झगड़ते रहते थे और इसीलिए हम लोग उतने अच्छे डेवलप नहीं कर पाए। और मिस्र के लोग ये सब बहुत ज़्यादा डेवलप किया, क्योंकि उन्होंने पॉइंट का खोज कर रहा था और हम लोग आपस में ही झगड़ रहे थे। और आपस में झगड़ना यानी बाय गियर ठोका दिया है। यह उन महत्वाकांक्षी स्त्री पुरुषों की दुनिया है जो प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ रहे हैं और इसे पाने के लिए एक दूसरे के साथ संघर्षता है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है। और देखोगे तो प्रत्येक मनुष्य किसी के विरोध में खड़ा है। जैसे नेता का ही देखो, जो जीत गया है ओकरा डर है कि 5 साल के बाद ऐसा ना हरा दे, तो कुर्सी बचाने के लिए इर्द गिर्द भटकते रहता है या देखते रहता है कि कुर्सी नहीं गिरना चाहिए।
अगर कोई आदमी कुर्सी को देखते रहता है तो स्वतंत्र है या नहीं? तो स्वतंत्र नहीं है, वो काम से ज़्यादा काची के देखेगा, कुर्सी के देखेगा। और अदर वाला होता है वो देखता है किने से हार रहा है, वो नहीं काची उसका निगेटिव ढूंढते रहता है। तो कोई भी अगर प्रेशर में रहेगा, कोई भी लीडर, तो उतना अच्छा से वर्क नहीं कर पाता है। तो अगला पॉइंट देखना, तो कवि कहते हैं कि इसे सड़े हुए समाज के ढांचे से बदलने के लिए प्रत्येक मनुष्य को स्वतंत्रता पूर्वक सत्य की खोज करना चाहिए, नहीं तो हम नष्ट हो जाएंगे। बच्चों में ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे नूतन भविष्य का निर्माण हो सके। और शिक्षा का बच्चों का ऐसे मतलब शिक्षा देना चाहिए जो अगला पीढ़ी में ये सब क्या चीज़ हो, दूर हो। अगर समाज को चेंज करना या अगर देश को चेंज करना या अपने गांव को चेंज करना या अपने घर को चेंज करना है तो अपना बच्चा का बेहतरीन शिक्षा देने का प्रयास करें, क्योंकि देश का भविष्य, घर का भविष्य बच्चा होता है। और कोई भी आदमी घर का अगर भविष्य बनाना चाहता है तो अपने बच्चे को बेहतरीन ढंग से पढ़ाए, शिक्षा दे, फिर अपने अकॉर्डिंग उसको जिस एरिया में चॉइस है उस एरिया में उसे जाने दे। अगला पॉइंट, लेखक कहते हैं कि हम अपना संपूर्ण जीवन सीखते हैं तब हमारे लिए कोई गुरु नहीं रहता। और बोलता है हम संपूर्ण जीवन सीखते हैं तब हमारा कोई गुरु नहीं होता। और ये पॉइंट भी होता है कि कोई भी मनुष्य का कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। जैसे मोबाइल में ऐप होता है, कुछ अपडेट होते रहता है ना, उसी प्रकार से आदमी का भी कुछ होते रहना चाहिए, अपडेट होते रहना चाहिए, जिससे कोई दिक्कत ना होगा। और हम अपने आप से सीख रहे तो हमारा कोई गुरु नहीं होगा। प्रत्येक वस्तु हमको कुछ न कुछ सिखाती है और प्रत्येक वस्तु जो होता है कुछ न कुछ हमें क्या चीज़ सिखाता है। फॉर एग्जांपल मोबाइल लिए तो यूट्यूब चलाना सिखा गया, फेसबुक, टिकटॉक, बड़ी सर मैसेज करना, फलाना ढिकाना, क्लास आ रहे पढ़े, संगीत चलाना सीख रहे, केने कुछ बन रहा है जे भी देख रहा है, केने कुछ बिक रहा है। तो हर एक प्रक्रिया सिखाता है कि नहीं, या कुटुंब नाता ही गए तो केने बन रहा है, केने का चीज़ है, सब चीज़ देखते हैं कि ना, तो वो भी हमें सीख मिलता है कि ना। बाराती जाते हैं, फलाना ढिकाना, बड़ी सन है, कहानी पे आते हैं, समझावे लेंगे तब बड्डी हो। अगला पॉइंट कहता है कि हमें कोई न वस्तु कुछ न कुछ सिखाती है। एक सूखी पत्ता, एक उड़ती हुई चिड़िया, एक खुशबू, एक आंसू, एक धनी, वे गरीबों जो चिल्लाते रहते हैं, एक महिला जो मुस्कुराहट है, किसी का अहंकार है। हम प्रत्येक वस्तु से सीखते हैं, प्रत्येक वस्तु से सीखते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता, सूखी पत्ती, कुछ होता बेचारा पत्ता बूढ़ा हो जाता है तब पेड़ भी कहता है तुम्हारा वैलिडिटी क्या हुआ, खत्म, गिरा देता है कि ना। उड़ रहा है पक्षी, उड़ से सीख मिलता है कि जब तक उड़ रहे जब तक उड़ो, फिर ज़मीने पर आवेगा। फिर उसके बाद गरीब चिल्ला रहा है तो उसे भी सीखते हैं, गरीबी आता तो कैसे चिल्लाना पड़ता है। अगला अहंकार, कितना आदमी के देखेगा अहंकार में डूबा रहेगा, यानी अहंकार होना यानी बैक गियर, ठोका गया। अगला पॉइंट, प्रत्येक वस्तु से सीखते हैं। उस समय मेरा कोई मार्गदर्शन नहीं होता। जिस समय किसी वस्तु से हम सीख रहे उस समय तुम्हारा कोई मार्गदर्शक नहीं होता, बताने वाला नहीं होता। जैसे कोई दूसरा राज्य में गया, कोई दूसरा शहर में गया है तो क्या करना है, कब ट्रेन आएगा, कैसे बैठना है, कौन कौन आदमी तोर बगल में बैठेगा, कौन प्लेटफॉर्म पे, ये सब कुछ खुद डिसीजन, कौन होटल में नाश्ता करना है, ये सब कुछ है मार्गदर्शन कोई करे वाला रहता है रे, नहीं, खुद का करना पड़ता है। तो वहीं
बोला जाता है कि हमारा उस समय जब कोई वस्तु से या कोई आदमी से हम बात कर रहे तो किस प्रकार से बात करना चाहिए। देखना कोई दूसरा बतावेगा तो लड़खड़ा रहेगा, फलाना रहता तो बताता कि ये पॉइंट पर ही बोलो ना तो बोलता है कि उस समय कोई मार्गदर्शन बताने उतारने वाला नहीं होता, कोई दार्शनिक नहीं, कोई गुरु नहीं होता। जब मेरा जीवन स्वयं गुरु है तब हम सतत सीखते हैं। अगर कब सीखते हैं? रेगुलर। जब तुम्हारा कोई गुरु नहीं हो तब उस समय क्या चीज कर रहे? हम सीख रहे। जैसे गया जाइल है तो गया जाने के लिए जा रहा भुलैते भटकते तो क्या चीज कोई गुरु बताने उतारने वाला ना रहे, खुद से जा रहा तो उसमें तुम काजी कर रहा? सीख रहा। और केकरो माथा पे धर के गया तो उतना अच्छे से तुमको देखा नहीं होगा, सोझे सोझे ले चल गया, ठीक। और एगो भूलते जा रहा, ओकरा हर एक पॉइंट याद रहेगा कि कहाँ पे चपकल है, कहाँ पे तार के पेड़ है, कहाँ पे का दुकान है, पता रहता है कि ना। और सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि कॉन्फिडेंस होता है। कुछ होता है अगर खुद से गया तो एकदम कॉन्फिडेंस में जाएगा, दूसरे बार और कोई ले गया तो हदर हदर कर रहा है कि ऐसा ना भूला जाए फलानुमा जब भी गया था, एकदम कॉन्फिडेंस को चाहिए वो उस टाइम गिरल है। तो इस प्रक्रिया होता है। अंत में लेखक कहते हैं कि हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जिसे सचमुच प्रेम हो। अभी कुछ ही बोला कि हमें ऐसा काम करना चाहिए जिस काम से हमें क्या चाहिए हो, लगाव हो, प्रेम हो। ये ना कि कोई काम में हमको बहुत अच्छा काम है लेकिन उस काम में हमको मन नहीं लगता। हम बोले अभी कि जिस काम में तुमको मन लगेगा वही काम तुम बेहतरीन ढंग से कर सकते हो। अगर उस काम में तुमको मन नहीं लगता, कितना अच्छा जानकार कितना कुछ है तो उतना अच्छा से कर नहीं पाएगा। और बोलता है कि जिस काम में तुमको मन लगता उस काम को कुछ ना भी आता है तो धीरे धीरे वो मन लगा करके बेहतरीन ढंग से सीख पाएगा। और जहाँ पर तुम ज़्यादा वर्क करते समझो वहीं पे तुमको ज़्यादा मन लगता है। अगला पॉइंट, क्योंकि नूतन समाज के निर्माण के लिए एकमात्र मार्ग है। और अगर समाज को बेहतरीन ढंग से अच्छे तरीक़ा से समाज को बनाना चाहता है तो ये सबसे बेहतरीन ढंग है। यानी ये तो आ गया जाति प्रथा वाला रे। जाति प्रथा श्रम विभाजन, जात के अनुसार कुछ ही कर देता था, काम को बंटवारा। जन्म हो वो न किया, काम वहाँ खुला है, मारो चाहे धासो करना पड़ेगा। तो वहीं यहाँ पर है। तो जाति प्रथा, जात के अनुसार काम का बंटवारा नहीं करना चाहिए जिससे बेहतरीन बेनिफिट होगा। जिस लड़का का जिस एरिया में चॉइस रहेगा उस एरिया में क्या चीज़ करेगा, वो रन करेगा, अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। तो इस कहानी को स्टॉप करते हैं। अब कहानी को हुआ ख़त्म। अगर कहानी अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करके बतलाना कि और कोई पॉइंट छूट रहा है तो अगर ऑब्जेक्टिव इसका तो अगला वीडियो में मिलना। तो धन्यवाद और अच्छे ढंग से पढ़ाई।